जय हिंद दोस्तों। आपको कुछ दिन तक इंतजार करना पड़ा, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं दोस्तों। लेकिन अब दोस्तों ऐसा वीडियो आएगा कि आप भी चौंक जाओगे। एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ मर्ज कर दूंगा दोस्तों, यानी एक वीडियो में आपकी एक चैप्टर की पूरी तैयारी करा दूंगा। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, तीसरा चैप्टर वन शॉट जो लेके आया हूं, इसमें केवल और केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है मेरे भाई, टॉपिक के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल न्यूमेरिकल्स हैं। और उसके साथ साथ जब टॉपिक और न्यूमेरिकल कर लोगे तो लास्ट में टॉप 5 या टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, जिससे आप एनालाइज कर पाओगे कि आप इस वीडियो को देखते देखते क्या एमसीक्यू कर पा रहे हो या नहीं अपने दम पे। कहने का मतलब वीडियो के अंत में अपने आप को आजमा भी पाओगे कि तुमने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी चीज रटाऊंगा नहीं, मेरे चैनल पे कोई परिभाषा रटना नहीं पड़ेगा, ये आपका भाई चैलेंज करता है। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। दिख रहा होगा दोस्तों आपको, बहुत सारे टॉपिक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया की कोटि क्या है, यहाँ पे देख सकते हो खूब सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। सबसे ज्यादा प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और इस बार का न्यूमेरिकल जो होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा एक्टिवेशन एनर्जी, यानी बोले तो सक्रिय ऊर्जा। ये इस बार आने का चांसेस 100% है दोस्तों। बात मान लो मेरा, आप बोर्ड एग्जाम के बाद मिलोगे, जो इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन को तैयार कर लिया वो माला माल हो जाएगा दोस्तों। मार्क्स बेहतर आएगा इस चैप्टर से। इस चैप्टर से एक नंबर आपका कहीं नहीं कटेगा, ये मैं गारंटी कहता हूं। बस आपको ईमानदारी से वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। और चैनल पे जो नए हो, पहली बार आए हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो दोस्तों। बहुत ही तगड़े तगड़े वीडियो आने वाले हैं इस चैनल पे, ठीक है। ज्यादा देर किए बिना बिल्कुल शुरुआत करते हैं चैप्टर की दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, जो क्वेश्चन लेके आया हूं ये 2025 के कोड नंबर केबी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए, और ये जो अभिक्रिया दिया है इसकी कोटि को लिखिए। इसकी कोटि को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये प्रश्न तो 2025 में पूछा जा चुका है, तो आप कहेंगे सर क्या ये रिपीट करेगा? रिपीट कर सकता है, क्यों? क्योंकि 7 सेट है, 7 सेट में किसी एक सेट में आया है, ठीक है, तो आ भी सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि आप इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना। अभिक्रिया की कोटि का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दोनों का कहने का मतलब सेम है दोस्तों, ठीक है, दोनों के कहने का मतलब सेम है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि अभिक्रिया की कोटि है क्या, अभिक्रिया की कोटि कहते किसे हैं। क्या यहां जो मैं लिख के आया हूं क्या उसे रटाऊंगा मैं? उसे पढ़ पढ़ के रटाऊंगा? नहीं मेरे भाई, एकदम फील कराऊंगा। जैसे बोल रहा हूं समझो। अभिक्रिया की कोटि एक्चुअली में है क्या? देखो, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आप करते हो तो इधर क्या लिखते हो? ये आपका इधर अभिकारक होता है, इधर आपका क्या होता है दोस्तों? अभिकारक होता है, हाँ या ना? रिएक्टेंट कहते हैं इसे, याद रखिएगा। सीबीएसई वाले भी ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को बीच बीच में इंग्लिश बोलता जाऊंगा, ठीक है। यहाँ क्या है आपका? रिएक्टेंट यानी अभिकारक है, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ समय बाद ये रिएक्शन करना शुरू करेगा, और जैसे ही रिएक्शन होना शुरू होगा धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। नष्ट होने का मतलब होता है इसकी सांद्रता, इसकी मात्रा कम होने लगेगी, और इधर कुछ नया बनने लगेगा, यानी इधर की सांद्रता बढ़ेगी, इधर की मात्रा बढ़ेगी। सांद्रता का मतलब होता है मात्रा, सांद्रता का मतलब होता है मात्रा, यानी क्वांटिटी से लेना देना है सांद्रता का, ठीक है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। तो यहाँ पे अभिक्रिया कोटि एक्चुअली में है क्या? तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये अभिकारक की अणुओं या परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है उसकी स्पीड। यही अभिक्रिया की कोटि है। समझो मेरी बात, फिर से कह रहा हूं कि अभिकारक है, अभिकारक है, अभिकारक में क्या हो सकता है? परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं अभिकारक, ठीक है। तो ये जो परमाणु और अणुओं की संख्या होती है, इस संख्या पे निर्भर करता है, यानी ये संख्या नियंत्रित करता है, यानी ये संख्या नियंत्रित करता है किसको? अभिक्रिया की दर को। दर का मतलब होता है स्पीड, अभिक्रिया की स्पीड, वेलोसिटी, उसकी रेट, ठीक है। स्पीड, अभिक्रिया की दर को आप रेट भी कह सकते हो अंग्रेजी में, ठीक है। तो ध्यान से समझना, यहां पे क्या लिखा हुआ अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, अब रटना नहीं पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं या परमाणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करती हो, वह अभिक्रिया की कोटि कहलाती। बहुत इजी है ये चीज, बहुत लोग को तैयार कराते हुए देखोगे, लेकिन इसे मत तैयार करना, इस पे फोकस ज्यादा करना। बहुत इजी है, बड़ा आसान तरीके से तैयार भी हो गया होगा, सुनते सुनते ही तैयार हो गया होगा। सही बोला कि नहीं? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अब ध्यान से समझना है। उसके बाद क्या बोला था, एक उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। तो उदाहरण में क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप अपने मन से कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे यहाँ पे खुद ही दिया हुआ है इस प्रश्न में कि इसको आप कोटि में लिख के दिखाइए। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया है, इसी को ले लेते हैं। क्या दिया है? Na प्लस Mb। अब यहाँ पे क्या बना है? उत्पाद। उत्पाद कुछ बना होगा, इसकी कोटि लिखने से पहले इसका दर लिखना पड़ेगा। तो दर का फार्मूला क्या होता है? दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसकी सांद्रता और बी की सांद्रता, ठीक है। अब यहाँ पावर में क्या लिखूंगा? अब यहाँ n और m है, तो n और m पावर में नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? x और y लिखोगे। क्या लिखोगे दोस्तों? x और y। और बताओगे नीचे कि जहां जहां कोटि जो होगी, अभिक्रिया की कोटि, वो किसके बराबर होगी?
x प्लस वाई के। किसके बराबर होगी? x प्लस वाई के। अभिक्रिया की कोटि को यन से लिखा जाता है, ठीक है, किससे लिखा जाता है? यन से। अब आप कहोगे x और y क्यों लिखेंगे सर, यहाँ तो n और m है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे, नीचे में एक जवाब दोगे कि x तथा y का मान यन तथा यम के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। यानी यहां पे जो दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि यहां पे जो दिया हुआ है ये आप याद रखिएगा, आणविकता निकालने में आपका काम कर जाएगा, ठीक है, अणुओं की संख्या, कि यहाँ यन और यम को जोड़ दोगे तो अणुओं की संख्या मिल जाएगा, यानी आणविकता पता चल जाएगी। लेकिन कोटि की जो संख्या होती है, यानी ये किस तरह की कोटि है, शून्य कोटि है, प्रथम कोटि है, ये हर बार इसके जोड़ने से कोई जरूरी नहीं है पता चले। कभी कभी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू अलग अलग होते हैं। यही कहने का मतलब है कि ये जो अभिक्रिया कोटि है, यहाँ यन और यम को जोड़ने के बराबर भी कभी कभी हो जाता है और कभी कभी नहीं भी होता है। वही चीज लिखा जा रहा है कि एक्स और वाई जो होता है कभी यम और यन के बराबर होगा भी और नहीं भी हो सकता है। इस सवाल का जवाब यही है दोस्तों। यहाँ तक मान लो दोस्तों कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा क्वेश्चन, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना है। व्यंजक लिखिए नहीं, यहाँ पे व्यंजक प्राप्त करना है दोस्तों, यानी इसे प्रूफ करना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, दोनों में से हर बार कोई ना कोई एक पूछा जाता है। या तो शून्य कोटि की अभिक्रिया प्रूफ करने के लिए दे देगा, या तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो शून्य कोटि की अभिक्रिया जैसे ही मैं करूंगा, ऑटोमेटिक प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपको तैयार हो जाएगा। दोनों लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है। अब क्या है, ध्यान से समझो। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक प्राप्त करने से पहले आपको एक बात बताता हूं। ये बात आपको पता होगा कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लूं, अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर आप इधर कुछ ले रहे हो तो इधर पक्का कुछ बनेगा अभिक्रिया जब होगी तो। अगर मैं कहूं कि अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, समय 0 है, तो उस दौरान बताओ क्या इसकी मात्रा में कोई कमी आई होगी? ये तो बता दिया मैंने कि अभिक्रिया जब होती है तो इसकी मात्रा कम होने लगती है और इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, यानी ये धीरे धीरे नष्ट होता है और ये धीरे धीरे बनता है। एक और शब्द अगर कहना चाहूं तो ये कह सकता हूं कि इसकी सांद्रता कम होने लगती है समय के साथ साथ और इसकी सांद्रता बढ़ने लगती है। समझ आई मेरी बातें? अब आप ही बताइए कि जब समय 0 है, यानी अभिक्रिया हुई ही नहीं है, तो क्या इसकी सांद्रता जैसी है वैसे ही रहेगी कि नहीं? 100% है तो 100% रहेगी कि नहीं? बिल्कुल रहेगी। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो यहाँ पे कुछ बनेगा तो कहोगे नहीं सर, 0 कुछ नहीं बना है। यानी जब समय 0 होगा तो उस समय क्या उत्पाद बनेगा? नहीं। अभिक्रिया जब हुई ही नहीं है तो उत्पाद बनेगा ही नहीं। अब मान लीजिए कुछ समय बाद, t समय बाद कोई पूछे कि यहाँ पे कितना बना, तो मैंने बोला t समय बाद हमारे पास यहाँ 20% बन चुका है। तो अगर यहाँ 20% बन चुका है तो यहाँ बचा कितना? 80%, हाँ या ना? अगर मैं कहूँ यहाँ 40% बन चुका है तो यहाँ पे कितना बचा? तब 60% बचा। अच्छा, यहाँ 60 लिख क्यों रहे हो? तो तुम कहोगे अरे बड़ा सिंपल है सर, 100 में से 40 घटा दे रहे हैं, यानी जितना यहाँ 100 था ना शुरू वाला, शुरू में से हर बार यहाँ जितना बन रहा है उतना घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ कितना बचा। सही बोल रहा होगे नहीं? अगर यहाँ 80% बचा है तो जाहिर सी बात है 100 में से आप क्या घटाओगे? 20 घटाओगे, हाँ या ना? यहाँ पे अभी तक मैंने समझाया, क्या आपके दिमाग में गया ये बात? अगर इतनी बात आपके दिमाग में चली गई होगी तो चाहे शून्य कोटि की अभिक्रिया प्रूफ करना हो, चाहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रूफ करना हो, या फिर इसका न्यूमेरिकल सो, सब आपके मुट्ठी में हो जाएगा दोस्तों। कैसे? वो साबित करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया प्रूफ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे करेंगे क्या, जब सॉल्व करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो आपको लिखना क्या है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ए अभिकारक की तरफ, ठीक है, और उत्पाद की तरफ यानी प्रोडक्ट की तरफ पी लिख दीजिए, ठीक है। इतना कर पाएंगे? इतना करने के बाद यहाँ पे बताइएगा कि जब समय शून्य होगा, जब समय शून्य होगा तो इसका मतलब प्रोडक्ट यानी उत्पाद कुछ नहीं बना होगा, 0 होगा। ये भी सही बोला कि नहीं मैं? जब ये कुछ बना ही नहीं होगा तो क्या अभिकारक से कुछ घटा होगा, कम हुआ होगा? तो कहोगे नहीं सर, जो रहा होगा वो पूरा 100% रहा होगा। तो 100% को मैं एक फार्मूले के तौर पे लिख रहा हूँ, ए नोड लिख दे रहा हूँ। नोड का मतलब होता है कि अभी इसमें से कोई कमी नहीं आई है, जैसे का तैसा है। नोड लिखने का मतलब, यहाँ 0 नहीं बनाया, ए के बगल में जो लिखा है वो नोड है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया या नहीं? क्लियर हुआ ये मैंने कैसे लिखा? अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जब समय t हो गया, जब समय t हो गया तो मान लीजिए आपका कुछ बन गया। किसी ने कहा कितना बना, तो मैंने बोला x बन गया। क्या बन गया? x बन गया। तो जब यहाँ x बना तो यहाँ पे कितना बचा होगा? तो आप कहोगे a नोड में से x घटा दीजिए, a नोड में से x घटा दीजिए। वही काम किया कि नहीं मैंने जो यहाँ किया? हमारे पास 100 था, 20 बन गया, तो क्या किया? 100 में से 20 घटाया, 100 में से 20 घटाया तो पता चल गया इतना कितना होगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि t समय में x बना तो यहाँ पे बचा कितना? तो a नोड में से x घटा, यहाँ जितना बनेगा
उतना ही यहाँ से घटा दो। यहाँ तक क्लियर हुआ? मैं 2 लाइन समझ लिया, तो यही सेम चीज प्रथम कोटि में भी लिखना होगा। यानी कह सकते हो कि शून्य कोटि के साथ साथ आपको प्रथम कोटि भी समझाते चला जा रहा हूँ। अब इसके बाद क्या लिखना है? इसके बाद आप लिखोगे दर। दर का मतलब वही स्पीड। दर को कैसे लिखा जाता है? दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सांद्रता लिखोगे किसकी? अभिकारक की। और ऊपर में क्या लिखोगे? अभिक्रिया की कोटि। यहां तक समझ आया या नहीं? अब आपसे एक सवाल करूंगा, जब ये हटता है तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है, हाँ या ना? और वो कांस्टेंट के होगा, और इस कांस्टेंट के को ही बोला जाता है वेग स्थिरांक। क्या बोला जाता है? वेग स्थिरांक। याद रखिएगा, क्या बोला जाता है दोस्तों? वेग स्थिरांक। भूलेंगे नहीं? वेरी गुड। अब नहीं भूलेंगे तो अब आपसे एक सवाल करता हूं, बताइए कि हम कौन सी अभिक्रिया का कोटि प्रूफ करने जा रहे हैं? तो आप कहोगे शून्य कोटि की अभिक्रिया आप प्रूफ करने जा रहे हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया जब प्रूफ करने जा रहे हैं तो यन की जगह क्या लिखेंगे? तब जीरो लिखेंगे। यन की जगह क्या लिखेंगे? जीरो। और ये जो दर है, दर यानी वेग, वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है, यहाँ पे अभिक्रिया की जो वेग होती है वो किसके बराबर होती है? सांद्रता बटे समय। सांद्रता यानी ए की सांद्रता, डी ए बटा डी टी लिख देना है आपको, ठीक है? ए हो गया ए की सांद्रता बटे समय, समय के साथ ए की सांद्रता। अब बताइए समय के साथ ए की सांद्रता बढ़ेगी या घटेगी? तो घटेगी, तो यहाँ लगा देंगे माइनस। समझ आया? अगर इधर वाले को लिखा होता डी पी बटे डी टी तो यहाँ प्लस लिखना पड़ता, लेकिन हमें उत्पाद से मतलब नहीं, हमें अभिकारक से मतलब है, ठीक है? फिर बराबर करिएगा, फिर के लिखिएगा, ए लिखिएगा, फिर ऊपर में लगा दीजिएगा जीरो। जीरो क्यों लगाया? समझ आया? अब किसी के भी पावर में मैथमेटिक्स तो आता ही होगा कि जब किसी के भी पावर में अगर जीरो आता है तो वैल्यू हो जाता है 1। क्या हो जाता है? वैल्यू 1 हो जाता है। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों? वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर हो गया। कितना आ गया? वैल्यू 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो बस छोटा सा और काम करना है। अब क्या काम करना है? ध्यान दीजिए, हम डी टी को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस डी ए बराबर के इंटू डी टी हो जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ आया है नहीं? क्लियर बात है यहाँ तक? इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये चीज हमने बेसिक में सीखा है, ठीक है? पूरा फोकस आपका इधर पे रहे। अब यहाँ तक हम पहुंच गए। जब ज्यादा कुछ नहीं करना, दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। अब दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो माइनस कॉमन हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा? डी ए, और इधर क्या बचेगा? के कॉमन हो जाएगा, अंदर में बचेगा आपका डी टी। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? बिल्कुल क्लियर है। अगर यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है तो बताइए, जब समय जीरो था, लिमिट लिख रहा हूं मैं, ये समय के लिए है और ये सांद्रता के लिए। जब समय जीरो था तो सांद्रता इसकी कैसी थी? 100% थी, जिसे आपने क्या बोला? ए नोड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ए नोड। यहाँ तक क्लियर है? अब बताइए जब समय टी हो गया था, जब समय टी हो गया था तो आपकी सांद्रता कितनी हो गई थी? इतनी हो गई थी। तो इतने को यहाँ लिखने से अच्छा हम क्यों ना अभी शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं, इसका कुछ नाम, इसका भी फिलहाल के लिए नाम दे देते हैं ए टी, बाद में हटा देंगे उसको, ठीक है? तो यहाँ लिख देते हैं ए टी, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद इसका समाकलन कर दीजिए। समाकलन तो पता ही होगा, डी ए का समाकलन क्या होता है? ए होता है। डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और लिमिट कितना है आपके पास? ए नोड, और ऊपर में कितना है? ए टी, बाहर में माइनस, ए कॉमन, के कॉमन है, के तो बाहर है आपका। डी टी का समाकलन टी होगा। क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। और यहाँ क्या है? नीचे में जीरो, और ऊपर में क्या है? टी। अब लिमिट रख दीजिए। लिमिट रखना तो आता ही होगा दोस्तों, पहले ऊपर वाले को रखते हैं फिर नीचे वाले को रखते हैं। किसको रखते हैं? पहले ऊपर वाले को फिर नीचे वाले को। तो यहाँ माइनस लिखिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे? ए हटा के क्या कर देंगे? ए टी लिखेंगे, अपर लिमिट, फिर फार्मूले का माइनस लगाएंगे, फिर ए हटा करके लोअर लिमिट रख देंगे नीचे वाले को। इतना हो गया। फिर बराबर लिखेंगे, के लिखेंगे, वही सेम काम करेंगे। टी की जगह पे ऊपर वाला रखेंगे, यानी टी की जगह टी रखोगे तो टी ही रहेगा ना। फिर माइनस टी की जगह जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ? अब लगभग हो चुका है दोस्तों। अब ए का अंदर इस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो ए वाला माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस दिख रहा है प्लस हो जाएगा। तो इसके ए किस में आ गया? ए वाला आपका, ए वाला प्लस में आ गया। तो प्लस वाले को पहले लिख देते क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्लस ए नोड, और ए जो था ये क्या हो गया? माइनस में ए टी। क्लियर है दोस्तों? बराबर में क्या बचा? के इंटू टी बचा, ठीक है? के इंटू टी बचा। अब आपको पता होगा दोस्तों कि ए टी हमने कुछ माना था। ए टी को हटा के हम क्या रख सकते हैं? ए टी की जगह पे ए नोट माइनस एक्स रख सकते हैं, बराबर में के इंटू टी। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ? जब यहाँ तक आपका क्लियर हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे? ए नोट लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे। अब ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ए नोट, फिर माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एक्स हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब चाहिए? बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा दोस्तों? बराबर में के इंटू टी बचा। अब माइनस ए नोट प्लस ए नोट कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? केवल एक्स बराबर के इंटू टी। अब टी इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? एक्स बटे टी हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। आ गया वेग स्थिरांक।
आ गया ना शून्य कोटि का वेग स्थिरांक यानी के शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कैसे प्रूव किया जाता है, क्लियर हुआ? कितना आसान तरीके से आपको समझा दिया। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों तो बताइए, पक्की बात मानो कि यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया ना मेरे भाई, तो पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया एकदम बच्चों जैसा लगने लगेगा। कैसे, आप देखिए खुद ही। अब चलते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया पे। उससे पहले आप कहेंगे सर आपने व्यंजक प्राप्त कर दिया लेकिन इकाई नहीं बताया। शून्य कोटि की अभिक्रिया का इकाई या फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का इकाई क्या होगा वो बहुविकल्पी वाले में जानेंगे दोस्तों, ठीक है? पहले हम लोग इसको प्रूव करना सीख लेते हैं। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया आपका हो गया, अब चलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो तो उसी से रिलेटेड है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसका मात्रक यानी इकाई लिखिए, समझ आए? और दो लक्षण भी लिखना है इसमें, ठीक है? देर किस बात का, आइए प्रूव करके दिखाता हूं आपको। जब इसका आंसर लिखोगे, जब इसे सॉल्व करना शुरू करोगे तो सबसे पहले वही करना जो शून्य कोटि में किए थे। ये लिखना, इधर पी यानी प्रोडक्ट यानी उत्पाद लिख देना। अब यहाँ पे लिखना कि जब समय बराबर 0, जब यहाँ 0 होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि समय जब 0 होगा तो उस समय प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा। जब प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा तो हमारी सांद्रता कैसी होगी, कंप्लीट रही होगी। कंप्लीट का मतलब ए नोड, नोड लगा देंगे तो समझ लेना कंप्लीट है, ठीक है? आप चाहो तो ब्रैकेट भी लगा ले सकते हो, ब्रैकेट में छोड़ दे रहा हूँ, ठीक ना? इस तरह से आप लिख सकते हो चाहो तो ए नोट करके ऐसे, ठीक है? याद रखना, ठीक है? अब यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब इसके बाद क्या लिखूंगा, वही चीज जो कर रहा था पहले। जब समय 0 के बजाय t हो जाएगा तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x घट जाएगा, इसको मैं t मान सकता हूँ at। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है? at मान सकता हूँ, इसे क्या मान सकता हूँ at। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद वही करना है जो बता रहा हूँ मैं। क्या लिखना है फिर इसका, दर लिखना है, प्रोपोर्शनल लिखना है, और यहाँ क्या आ जाएगा a, और यहाँ पे यन आ जाएगा। दर की जगह क्या लिख सकते हो, dA बटा dt। अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक का दर लिखे हो, इसलिए अभिकारक की दर क्या होती है, हमेशा समय के साथ घटती है, इसलिए माइनस से दर्शाओगे। ये हटेगा, बराबर आएगा, के आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब यहाँ पावर में क्या लिखेंगे 1। क्यों 1 लिखा मैंने, क्योंकि प्रथम कोटि की बात कर रहे हैं, इसलिए यन हट के 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ तो इसको अब लिख दो ऐसे के। अब 1 जो है इस पूरे को खत्म तो कर पाएगा नहीं, पावर में 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत की बात होती नहीं है। यानी कुल मिला के ए आपके पास बच गया, ए आपके पास बच गया। अब आपको करना क्या है, टी वाले को एक तरफ कर दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस डी ए। अब उधर क्या हो जाएगा के इंटू ए इंटू डी टी। अब यहाँ ए वाला है तो क्यों ए यहाँ क्यों रहेगा फालतू में, ए को इधर ले आएंगे तो डिवाइड के नीचे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, डिवाइड के नीचे, तो माइनस इतना आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा के इंटू डी टी। क्या यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसके बाद जब यहाँ तक आप पहुंच जाओगे तो इसके बाद आपको करना क्या है, दोनों तरफ फिर से समाकलन कर देना है ना, सेम उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह सेम है। अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर लीजिए, माइनस कॉमन लेकर के समाकलन लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा डी ए बटा ए, और इधर क्या हो जाएगा के कॉमन हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। जब समय 0 होगा तो सांद्रता ए नोड, और जब समय टी हो जाएगा तो सांद्रता ए टी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? इसको समाकलन को करने से पहले आपको एक बेसिक बताता हूँ। अगर आपको समाकलन में 1/x इंटू डी एक्स हो तो इसका समाकलन होता है लॉग एक्स होता है, बेस 10 हमेशा छुपा रहता है, याद रखिएगा, ठीक है? क्या होता है, लॉग एक्स होता है, ठीक है? लॉग एक्स होता है। उसी तरह आपके पास अगर यहाँ पे ए लिखा हो, क्या लिखा हो, ए लिखा हो, इसका समाकलन कोई पूछे 1/a का, तो 1/a का समाकलन क्या होगा, लॉग ए होगा। अब इस लॉग ए को आप चाहो तो एल एन ए भी लिख सकते हो, अगर बेस 10 नहीं लगाओगे तो, ठीक है? बेस 10 लगा के जब लिखोगे लॉग बेस 10 तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, मैं बताऊंगा कौन किसके बराबर है, ठीक है? यानी कुल मिलाकर के हम इस पूरी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एल एन ए लिख सकते हैं, यानी डी ए बाई ए। यानी डी ए बाई ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एल एन ए लिख सकते हैं। और लिमिट कितना है, ए नोट ए टी बराबर कांस्टेंट के टी का क्या हो जाएगा, डी टी का टी हो जाएगा, और यहाँ लिमिट कितना होगा 0 से टी होएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी प्रूफ हो जाएगा। देखते जाइए कैसे हो रहा है। ध्यान देना है दोस्तों, इसके बाद क्या करना है, यहाँ माइनस से माइनस उतार देंगे, ठीक है? इसके बाद क्या करेंगे, अपर लिमिट लेंगे यानी एल एन। अब यहाँ जो ए है, इस ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए टी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ए टी, फिर फार्मूले का माइनस, लोअर लिमिट लिखने से पहले बीच में माइनस लगाया जाता है, ठीक है? फिर एल एन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की जगह पे आ जाएगा ए नोड बराबर कांस्टेंट ऑफ के, टी की जगह पे हो जाएगा टी माइनस 0। अब माइनस का जैसे अंदर गुणा करोगे तो ए वैल्यू जो होगा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, तो पॉजिटिव वाले को पहले लिख देते हैं एल एन ए नोड, अब माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं एल एन ए टी। क्लियर है दोस्तों? बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ टी।
अब तक जब हो गया तो समझ लो कि जो ln है एक तरह से log है, ठीक ना। अब ln जो है वो क्या है, log ही तो है ना। तो log अगर दो ठो जो होता है, अगर बीच में माइनस हो तो इसे बटे में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है बटे में, यानी ln ऊपर में a नोड और नीचे में at लिख दोगे, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है। अब बराबर में क्या हो जाएगा, k इंटू टी हो जाएगा। अब बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब दोस्तों जो ln दिख रहा है, इस ln को log में बदलने का वक्त आ गया है। कैसे, यहाँ बिकॉज करके लिख देना ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए। बता देना कि ln जो होता है वो बराबर होता है 2.303 log बेस 10 के। यानी हम चाहे तो ln को हटा के इतना रख सकते हैं। तो ln को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 log बेस 10 और अंदर में क्या है, a नोट बटे at बराबर में क्या है, k इंटू टी। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान दीजिए, ये जो इंटू में t दिख रहा है इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, 2.303 बटे t हो जाएगा, log बेस 10 आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है a नोड, इसको ऐसा ही रहने दीजिए। अब at को आप चाहो तो हटा के क्या रख सकते हो, a नोड माइनस x रख सकते हो, ठीक है। अब बराबर में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यही आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब आप बुक में देख रहे होगे तो इसी ए के जगह पे स्मॉल ए लिखा मिलता है। क्या मिलता है, इस तरह भी आप देख सकते हो, यहाँ पे स्मॉल ए और यहाँ स्मॉल ए, बाकी सब सेम देखने को मिलता है। अब बताइए प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्लियर हुई कि नहीं। क्या बहुत ज्यादा तामझाम है, तो कहोगे नहीं सर, केवल यहीं से खेल है। ये जो लाइन आपको लिखा है मैंने आपको गुलाबी कलर से, यहीं पे आपको बस समझना अच्छे से, बाकी सब सिमिलर है। अब आप अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया तैयार करोगे तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया अपने आप तैयार हो जाएगी। अब बताइए तीनों क्वेश्चन क्लियर हुआ, यहाँ तक जितना बताया मैंने, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इसके लक्षण को बता देता हूँ कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के प्रमुख दो लक्षण क्या है। पहला लक्षण तो यह है कि अभिक्रिया कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है। ये बात आप किसी भी टीचर से पूछ लेना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100% कंप्लीट कभी भी नहीं होती है, कभी भी। यानी कह लीजिए कि इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लग जाता है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में देखोगे तो अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। एक बार उसकी जो स्पीड होगी वो स्पीड लगातार बनी रहेगी शून्य कोटि की अभिक्रिया में, किसी भी समय टाइम पे चेक करोगे उसकी स्पीड उतना ही दिखेगी। लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, समय के साथ स्पीड बढ़ती घटती रहती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करूं तो ये सांद्रता पे निर्भर करता है, इसका वेग। समझ आई मेरी बातें, अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर करता है। समझ आई मेरी बातें, यहां तक क्लियर हुआ। पहला लक्षण क्लियर हुआ। अब दूसरा लक्षण ध्यान से सुनिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होता है वो अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर करता है। यहां तक क्लियर है, इतना लिख दोगे आपका काम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखो दोस्तों, प्रथम कोटि अभिक्रिया अच्छे से समझ गए होगे तो चौथे क्वेश्चन का धजिया उड़ा दोगे दोस्तों। अब आ गया मजेदार क्वेश्चन, कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% कंप्लीट हो जाती है। यानी कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और वो 100 सेकंड में 50% कंप्लीट हो गई है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा। तो सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का फार्मूला बताया, अभी जस्ट मैंने प्रूफ कराया। K इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 a बाई a माइनस एक्स। यही था या नहीं, बताइए ईमानदारी से, यही था। अब आप बताइए, वेग स्थिरांक पूछ रहा है, कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। कह रहा है 2.303 लिखिए, समय कितना दिया हुआ है 100 सेकंड में, तो यहां लगा दीजिए 100 सेकंड। यहां लिखिए लॉग बेस 10, फिर यहां ए की जगह हमेशा 100 लिखना, कितना लिखना, हमेशा 100 लिखना, हमेशा ऑलवेज। और एक्स की जगह जितना बोलेगा कंप्लीट हुआ है उतना लिख देना। इतना कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे भाई, क्यों नहीं कर पाओगे। तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.303, यहाँ आ जाएगा 100 लॉग बेस 10। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर में 100 और नीचे में 50, काटोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे लिख दोगे के इक्वल टू 2.303 बटा 100 लॉग बेस 10 2 हो जाएगा। अब log 2 का क्या आपको वैल्यू रटना पड़ेगा, नहीं दोस्तों, आपको log 2 का वैल्यू प्रश्न में ऑलरेडी दिया होगा, चिंता की बात नहीं है। या तो आप अपना प्रश्न पत्र देखोगे ना, तो सबसे पीछे वाले पेज में देखोगे तो कुछ वैल्यू आपको दिए जाते हैं। समझ आई मेरी बातें, उसी तरह से आपको डरने की जरूरत नहीं, log 2 का वैल्यू दिया रहता है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में दिया रहता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं log 2 बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो आप याद कर लो कि log 2 का जो वैल्यू होगा log बेस 10 पे 2 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0.3010। बस इतना सा याद रखना है आपको, ठीक है। अब वैसे याद मत रखना, मैं बताता हूँ कि आपको दिया ही रहेगा वैल्यू, चिंता की कोई बात नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा 2.303 बटे में 100, और यहाँ log 2 हटा करके क्या लिख दोगे, 0.3010। अब कांस्टेंट आपका आ जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। और प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक का फार्मूला होता है वो होता है सेकंड इनवर्स होता है। क्या होता है दोस्तों, सेकंड इनवर्स। क्या होता है, सेकंड इनवर्स,
ठीक है, क्या होता है दोस्तों, सेकंड इनवर्स। ये निकाला कैसे गया वो आगे जाकर के बताऊंगा आपको, इसीलिए तो इस पे अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब बताइए सवाल क्लियर हुआ या नहीं। अब सवाल इस तरह से अगर आपको पूछा जाएगा तो क्या कंफ्यूज हो जाओगे? कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया ना, वीडियो खत्म होते होते ये चैप्टर आपको तैयार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, बस आप देखते जाओ। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवें क्वेश्चन की बात करूं तो कहने का तरीका चेंज हुआ है, क्वेश्चन अभी भी वही है। इसी तरह बोर्ड एग्जाम में सवाल सेम रहता है, बस थोड़ा फंसा देता है दोस्तों, घुमा करके। फंसना नहीं है दोस्तों, आपको इस चैनल से तैयारी कर रहे हो, हर तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। कह रहा है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है। यानी वही मतलब हो गया ना कि शुरुआत में जितनी भी रही होगी 40 सेकंड बाद आधी रह जाती है। आधी का मतलब होता है आधा रिएक्शन हो गया, 50% हो गया। कहने का मतलब समझ आ रही है कि नहीं मेरी बातें? क्लियर हो रहा है? कहना क्या चाह रहा है, समझ आ रहा है? कह रहा है कि कोई अभिक्रिया है मान लीजिए, ठीक है। शुरुआत में मान लेते इसकी सांद्रता ए थी, शुरू में इसकी सांद्रता कितनी थी, ए थी, जब समय 0 था। अब कह रहा है जब समय 40 सेकंड बीत गया, 40 सेकंड बाद इसकी सांद्रता जितनी भी थी अब वो कितनी बची, आधी बची। आधी बची का मतलब क्या होता है, आधा रिएक्शन तब हो चुका, आधा ये बन चुका है, तब तभी ना आधा आधा बचा। क्लियर हुआ कि नहीं मेरी बात? अरे भाई मजा आ जाएगा, आप ध्यान से देखते जाओ, फोड़ के रख दोगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, फिर कह रहा है कि वेग स्थिरांक की गणना कर दीजिए। तो वेग स्थिरांक के इक्वल टू क्या होगा आपका 2.303 टी। अब देखिए आपको फार्मूला भी याद हो गया होगा, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बोला कि नहीं मैं? मजा आया? कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, आ जाएगा 2.303। समय जान रहे हो ना, 40 सेकंड लिखना है, log बेस 10 लिखना है, यहाँ ए है। अब ये जो सांद्रता है पूरे की जगह पे क्या लिखोगे, इसी वाले को लिखते हो ना, याद आया? यही वाले को हटा के लिखे थे, यहाँ ए टी हुआ करता था, भूले तो नहीं? इसीलिए कहते हैं डेरिवेशन करने के बाद जब तुरंत न्यूमेरिकल मिलेगा ना आपको, तो ऑटोमेटिक डेरिवेशन का जो फार्मूला होता है वो अपने आप फील होने लगता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे पूरे की जगह क्या लिख दोगे, a/2 लिख दोगे। ठीक है, जब यहाँ तक हो जाएगा आपका तो उसके बाद करोगे बच्चा 2.303 40 सेकेंड log बेस 10। अब ये जो बटे के नीचे 2 है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a/a हो जाएगा, और a से m मर जाएगा। मर गया, मर गया साला, बिल्कुल मर गया साला। log बेस 10 2 आ गया, कितना आ गया 2 आया कि नहीं? अब कहोगे सवाल तो लगभग वही हो गया जो पहले था, बस यहाँ 40 की जगह 100 था। बिल्कुल आपने सही कहा। अब log बेस 10 पे 2 कितना वैल्यू लिखा था मैंने, 0.3010, यही था। ठीक है दोस्तों, ये मेरा दोस्तों आपको पता है ना डिजिटल बोर्ड पे पहला वीडियो है। ठीक है, आप लोग बताइएगा राइटिंग वाइटिंग ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? अगर आपको कहीं डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है, सुधार करूंगा जरूर। अब आंसर आ जाएगा इतना। प्रथम कोटि की बात हो रही है इसलिए इसका मात्रा क्या लिखोगे, सेकंड इनवर्स लिखोगे। क्या लिखोगे, सेकंड इनवर्स। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक पूछेगा तो याद रहेगा आपको, 100% याद रहेगा, लेकिन याद नहीं कराना मुझे, रटाना नहीं है, सिखाना है कि कैसे आया। अब बताइए पांचवा क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर क्लियर हो गया तो आइए फटाक से चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों छठवां क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 2025 के पेपर कोड नंबर KC वाले में फंसा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वैरायटी पे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको लगता होगा कि यहाँ पे ये पूछ दिया गया तो अब नहीं आएगा, अरे यार फार्मूला चेंज करेगा बस, यहाँ अमोनिया जो लिया है इसके जगह कुछ और रिएक्शन दे देगा, लेकिन सवाल का पैटर्न सेम रहेगा। ये आप लिख लो स्टाम्प पेपर पे कि ये प्रश्न पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान से समझना। कह रहा है कि NH3 का प्लेटिनम की सतह पर, NH3 का प्लेटिनम की सतह पर शून्य कोटि की अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, कह रहा है कि N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी, यानी दर का मतलब वही स्पीड पूछ रहा है। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। सबसे पहले ये तो साबित हो गया कि उत्पाद आपका उधर कौन है, N2 और H2, यानी उत्पाद की तरफ कौन है दोस्तों, N2 और H2। चलो भैया ये तो क्लियर हो गया। तब अभिकारक की तरफ कौन है, NH3। अब एक बार बैलेंस करके देख लो, बैलेंस है कि नहीं। यहाँ नाइट्रोजन 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो यहाँ लगा दो 2। अब जैसे ही नाइट्रोजन 2 हुआ तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 कब होगा, यहाँ 3 लगा दोगे, 3 दूनी 6। चलिए बैलेंस हो गया। अब जब बैलेंस हो गया मेरे भैया तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा था, प्लेटिनम के रिस्पेक्ट में अभिक्रिया हो रहा था। शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया में हर जगह स्पीड एक जैसी होती है। समझ आई मेरी बातें? यानी अगर इसका दर लिखूं, अभिक्रिया का दर लिखने के लिए क्या होता है, इसकी सांद्रता ऊपर लिखी जाएगी NH3 की, नीचे में क्या लिखा जाएगा, टाइम, और यहाँ 2 है ना इनटू में, तो 2 को क्या लिखा जाएगा 1/2 करके, फिर बराबर लगाओगे। यहाँ पर क्या है दोस्तों N2, तो N2 की सांद्रता समय के साथ बनने की सब बराबर होंगे एक दूसरे के। यहाँ पे जो दिख रहा है दोस्तों, यहाँ इनटू में 3 है तो 1/3 कर दीजिए, और यहाँ हाइड्रोजन की सांद्रता लिख दीजिए समय के साथ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है,
इस तरह लिख दिया मैंने। अब आपको एक चीज लिखना है यहाँ पे। अब वो लिखना क्या है, ध्यान से समझिए। ये अभिकारक की तरफ है इसलिए माइनस लगाना है, ये उत्पाद की तरफ है प्लस लगाना है, उत्पाद की तरफ है प्लस लगाना है, इतना लगाना है। इसका कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी पहचानने के लिए है, ठीक है। ये विलुप्त होने की दर है और ये बनने की दर बताता है, प्लस और माइनस, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब ये क्या है, शून्य कोटि है। शून्य कोटि में क्या होता है कि रेट कांस्टेंट यानी बोले तो वेग स्थिरांक सभी के लिए बराबर होता है। सभी के लिए क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है, ठीक है। पूरी दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने कैसे लिखा, रिएक्शन को देख करके आप गारंटी लिख लोगे जब भी आपको रिएक्शन दिया जाता है। कभी कभी तो क्या होता है, रिएक्शन खुद दे देता है दिखाने के लिए कि सवाल एकदम कठिन हो गया है, लेकिन रिएक्शन देके और आसान कर देता है। आप अगर प्रैक्टिस करो सवाल को तो ऑटोमेटिक आपको आसान लगेगा, ठीक है। अब यहां तक अगर आपको लिखने आ गया दोस्तों, और इसको क्यों मैं बराबर लिखा, शून्य कोटि का अभिक्रिया में आपने देखा था यहाँ पे जब मैं प्रूफ किया था आपको, डी ए बाई डी टी माइनस लिख करके, और यहाँ पे जब मैं के लिखा था और यहाँ पे यन था तो यहाँ जीरो रखा था, याद है आपको। जब जीरो रखा था तो ये पूरा वैल्यू हट करके 1 हो गया था, याद आया। अब आप देख सकते हो कि जो ये वेग है, यानी वेग क्या है, दर है ना, इसको दर ही लिखते हो ना। दर किसके बराबर हो गया, रेट कांस्टेंट के बराबर हुआ, सांद्रता खत्म हो गया, यानी सांद्रता पे रेट कांस्टेंट निर्भर नहीं कर रहा है, एक बार जो होना है हो जाएगा, ठीक है। जो इसकी दर होती है वो रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे यहाँ बराबर लिख दिया मैंने सबके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। शून्य कोटि में क्या होता है, हर जगह सेम रहता है। जब यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा तो अब एक बार हाइड्रोजन के बनने की स्पीड और एक बार नाइट्रोजन के बनने की स्पीड निकालनी है। तो पहले हाइड्रोजन का निकाल देता हूँ। हाइड्रोजन गैस के बनने की दर तो क्या है हमारे पास, 1/3 ds2 बाई dt बराबर के। तो क्या हो जाएगा, ds2 बाई dt। अब बटे के नीचे 3 है, उधर जाके गुणा हो जाएगा के साथ, हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब के का वैल्यू आपके पास है, ये है। अब कहोगे कहाँ है सर जी, देखो प्रश्न में दिया हुआ है 3, के का वैल्यू कितना दिया है आपके पास, 2.5 गुणे 10 घाते -4। अब ये शून्य कोटि की बात हो रही है इसलिए शून्य कोटि का देखो यहाँ पे मात्रक भी दिया हुआ है, ठीक है। कभी भी कोई पूछे शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो आपको नाइट्रोजन गैस बनने की दर पूछनी है ना, N2 बनने की दर, यही पूछना है ना, यही पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, dN2 बाई dt बराबर के। अब यहाँ कुछ है या नहीं है तो इसका मतलब के हटा दो, तो आपका नाइट्रोजन तो और आसान हो गया निकालना, कैलकुलेट ही नहीं करना है। ये रेट कांस्टेंट के बराबर है। रेट कांस्टेंट कितना है आपका, 2.5 × 10 के पावर -4। अब बताइए, ये तो ऐसा ही आंसर आ गया। अब इसका 3 में गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा। बताइए आप इस तरह का सवाल आसानी से कर पाओगे कि नहीं। हर वैरायटी का सवाल करा रहा हूं मैं, बस आप अच्छे से देखो सीखो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वाह वाह, यही क्वेश्चन की बात कर रहा था दोस्तों। इसी क्वेश्चन को लेके मैं कह रहा था कि इसके लिए मैं चैलेंज लगाने के लिए तैयार हूं कि ये क्वेश्चन इस बार आएगा। एक सेट में नहीं, कम से कम 2-3 सेट में इस वैरायटी का क्वेश्चन इस बार आने की चांसेस है दोस्तों। और वो सेट आपका भी हो सकता है। अब अच्छे खासे मार्क्स देके जाएगा, उतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ध्यान से समझो। आपका एक्टिवेशन एनर्जी यानी बोले तो सक्रिय ऊर्जा पूछ रहा है। जब भी दोस्तों बोर्ड एग्जाम में सक्रिय ऊर्जा या सक्रिय ऊर्जा जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ये अगर पूछा जाता है तो आपको 4 वैल्यू दिया जाता है। 2 टेम्परेचर होता है और 2 रेट कांस्टेंट यानी बोले तो वेग स्थिरांक, बस इतना ही दिया जाता है। और आपको ई पूछा जाता है। फार्मूला क्या है इसका, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या है, ध्यान से समझो। जब भी आप एक्टिवेशन एनर्जी निकालोगे तो इसका फार्मूला क्या होगा दोस्तों, इसका फार्मूला लिखोगे log K2 बाई K1, यहाँ बेस 10 लिख लेना, ठीक है, बराबर लिखोगे एक्टिवेशन एनर्जी बटा 2.303। R जो है आपका गैसीय नियतांक होता है दोस्तों। फिर यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट लगाने के बाद आप लिखोगे T2 माइनस T1 बटे में लिखोगे T1 इंटू T2। बताइए यहाँ तक क्लियर है। अब आप यहाँ पे जब भी सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आप फार्मूला तो लिखते नहीं हो, सबसे पहले क्या लिखते हो, जो दिया होता है उसे लिखते हो। तो पहले क्या दिया हुआ है देख लो। क्या रहा है कि किसी अभिक्रिया का 500 केल्विन 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक इतना और इतना होता है। यानी जब आपका T1 टेम्परेचर कितना हो 500 केल्विन, तो उस दौरान वेग स्थिरांक यानी K1 कितना दिया हुआ है, 0.02 दिया है। क्लियर है। फिर उसके बाद आप लिखोगे कि जब टेम्परेचर T2 700 केल्विन है तो उस दौरान वेग स्थिरांक कितना दिया है दोस्तों, आपका 0.707 दोस्तों। समझ आया। अगर याद रखना दोस्तों, अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन थोड़ा बहुत हो रहा है तो भी आप करिए, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के मत आइए, ठीक है। आप खैरात में क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आपको स्टेप मार्किंग मिलता है। अगर फार्मूला लिख के आप वैल्यू रख दिया, आप हल भी नहीं कर पाए, कहीं गलत भी हो गया तो भी आपको मार्क्स अच्छा खासा मिल जाएगा।
कैलकुलेशन पे थोड़ा बहुत मार्क्स कटता है, लेकिन आप फार्मूला लिख दिए, वैल्यू पुटअप कर दिए, उसी पे बहुत ज्यादा मार्क्स मिल जाता है। ठीक ना, स्टेप मार्किंग होता है, इसलिए क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पुटअप कर देना चीजों को। तो लॉग बेस 10 हो जाएगा। K2 का वैल्यू कितना है, K2 का वैल्यू है 0.07, और नीचे कितना है 0.02। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। फिर आपका एक्टिवेशन एनर्जी तो निकालना है, चलिए ये यहीं पे रहने देते हैं ऐसे ही, 2.303 गुड़े आर के जगह कितना लिख देंगे दोस्तों, 8.314 लिख देंगे। फिर T2 कितना है दोस्तों आपका 700 केल्विन है, फिर 500 है, और नीचे में कितना होगा 500 गुड़े में 700। अब जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करोगे दोस्तों, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। बहुत लोग कहेंगे सर इसे कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट करूंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है दशमलव वाले में, जोड़ घटाना गुणा भाग में, तो आप कहेंगे तो इस तरह का कैलकुलेशन का प्रॉपर मैं वीडियो बना दूंगा कि ऐसे कैलकुलेशन को कैसे किया जाता है। उतना हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, नॉर्मल है, आप देख सकते हो। हल्का सा मैं कर देता हूँ, जैसे यहाँ दो अंक पे दशमलव, यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव, दशमलव खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 7/2 बचेगा। क्या बचेगा 7/2 बराबर, यहाँ पे इसको लिखिए, फिर गुणा कर दीजिए, घटाने के बाद कितना आएगा 200 आएगा, 7×5 = 35, 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर 0 0 0 0 गया, बाकी जो बचा उस तरह से कैलकुलेट करते हुए चलोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लॉग का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया रहेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप लॉग पे ले जा करके छोड़ सकते हो। ठीक है, आपको ऑलरेडी इसे डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आपको वैल्यू दिया रहेगा, वैल्यू यहाँ पे टाइप करने में छूट गया है, नहीं तो लॉग का वैल्यू आपको गिवन रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। और नहीं दिया है तो आपको लॉग का वैल्यू नहीं मालूम तो लॉग पे ही ले जाके छोड़ दीजिए, आप वैल्यू को इधर सब पक्षांतर कर दीजिए, ई ए को अकेला कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, आपको पूरा लगभग मार्क्स मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ऊर्जा निकाल रहे हो तो जाहिर सी बात है इसका मात्रक जूल होगा। अब बताइए इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो आप आसानी से हैंडल कर पाओगे कि नहीं? बिल्कुल आप आसानी से हैंडल कर पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा अर्हेनियस समीकरण दीजिए। यहाँ र नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ ऐसे करके रहेगा। ठीक है, कह रहा अर्हेनियस समीकरण दीजिए, अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा आरेख भी बनाइए। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप समझिए कि सक्रिय ऊर्जा क्या होता है। पर्सनली आपसे पूछा जा सकता है कि सक्रिय ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करने को दे सकता है। तो सबसे पहले समझो क्या होता है, इधर क्या होता है, अभिकारक होता है, रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद उत्पाद बनता है। तो देखो अभिकारक जो होते हैं ना आपस में जब टकराते हैं तो टकराने की वजह से संघट का मतलब टकराना, कोलिजन। ठीक है, जब टकराएंगे तो टकराने से एनर्जी पैदा होगी, और एनर्जी हो सकता है ज्यादा पैदा हो कम हो, हमें उस एनर्जी तक पहुंचना होता है, टकराने के बाद उसे उस एनर्जी तक जाना होता है जहां तक उसकी रिएक्शन हो सके। ठीक है, यानी अभिक्रिया कराने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है उसी एनर्जी को क्या कहा जाता है, सक्रिय ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। यानी वो एनर्जी एक्टिव चाहिए, हमें वो एक्टिव एनर्जी चाहिए जिससे रिएक्शन हो सके। कितना प्यारा सा टॉपिक है, ये सब रटते हैं लोग, पता नहीं क्यों रटते हैं। ठीक है, साफ साफ लिखा है, अभिकारक अणुओं के संघट से प्राप्त ऊर्जा की वह अतिरिक्त मात्रा, अतिरिक्त क्यों बोला, क्योंकि जो टकराव से ऊर्जा प्राप्त होगी, कोई जरूरी नहीं, हो सकता बहुत ज्यादा ऊर्जा प्राप्त हो गई है, लेकिन मुझे उतनी ऊर्जा की जरूरत नहीं है, मुझे उतनी ही ऊर्जा चाहिए जितना हमें रिएक्शन कराना है। तो वही बात कह रहा है कि अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा जो अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए पर्याप्त होती है तथा उसके फलस्वरूप उत्पाद बनता है, उसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, जिसे हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, ई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब इसका समीकरण क्या होता है, समीकरण होता है दोस्तों ध्यान से समझिए, बहुत हार्ड नहीं है, इजी है। ठीक ना, सक्रिय ऊर्जा का समीकरण अब वो होता क्या है, रेट कांस्टेंट ए ई पावर ई ए बटे आर टी, यही इसका आर्हेनियस समीकरण होता है। दोस्तों समझ आई मेरी बात है, क्या होता है आर्हेनियस समीकरण। अगर समीकरण क्लियर हुआ, इसका आरेख अगर बनाना है तो आप ज्यादा कुछ मत करिए, एक लाइन ऐसे खींचिए, यहाँ 1/t लगा देना, और यहाँ पे लिख देना लॉग ए लगाओ, और यहाँ पे के लगाओ, फिर यहाँ पे हल्का डैश डैश करना, और यहाँ से ऐसे लाइन खींच देना, पूरा सटाना मत। ठीक ना, पूरा सटाने की जरूरत नहीं है, यही आर्हेनियस समीकरण है। क्या है, यही आर्हेनियस। ये आपका ढाल हो गया, क्या हो गया, ढाल यानी स्लोप, और यहाँ हो जाएगा माइनस ई ए बटा आर टी। अब बताइए क्लियर हुआ ये प्रश्न का जवाब? कितना इजी सा था, इसे आप बैठ करके आधा घंटा रटते हो। क्यों रटते हो मेरे भाई, रटने वाला चीज ही नहीं है, सीधी सी बात है। सक्रिय ऊर्जा क्या है पूछा जाएगा, उसका ग्राफ पूछा जाएगा, तो आप आसानी से आप कर पाओगे। आर्हेनियस समीकरण भी इसे कहते हैं। समझ आई मेरी बात है, यही आर्हेनियस समीकरण है आपका। यहाँ तक क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। यहाँ तक क्लियर हो चुका है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो विकल्पीय प्रश्न की तरफ चले दोस्तों, उससे पहले एक क्वेश्चन और है जो बहुत पॉपुलर है दोस्तों, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, ये जरूर पूछा जाता है दोस्तों। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज्यादा कठिन नहीं है दोस्तों। जैसे आपको अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर हो तो बड़ा इजीली आप तैयार कर सकते हो। पहला कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है उसका जो मान होता है वो
पूर्ण संख्या और भिन्नात्मक दोनों में आ सकता है, लेकिन आणविकता का मान कभी भी भिन्न रूप में नहीं आता। भिन्न का मतलब बटे में नहीं आता, वो हमेशा कंप्लीट नंबर में आता है। समझ आई मेरी बातें? पहला अंतर देखो, समझ आया। दूसरा अंतर बड़ा इजी समझा सकते हो, आणविकता जो होता है उसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य हो सकता है, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए विकता का मान जो होता है सिद्धांतिक तौर पे निकाला जा सकता है, थ्योरेटिकल वैल्यू, लेकिन अभिक्रिया की कोटि का मान ज्यादातर प्रायोगिक तौर पे निकाला जाता है। इस तरह से अंतर आप क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसे आप तैयार कर लेना, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है? तो आप जरूर तैयार कर लेना। अब एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं नए बच्चे जो मुझे देख रहे हैं उनको मैं एक बात कहना चाहूंगा। अगर आपको लग रहा होगा कि सर प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे अभी बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल है जो आपको कराना है, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो मेरे पुराने स्टूडेंट है वो जान रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। कि मैं कोई भी चैप्टर बनाता हूं, जैसे ज्यादातर फिजिक्स या केमिस्ट्री जिसमें न्यूमेरिकल होते हैं, तो उसका मैं पर्सनल वन शॉट वीडियो लाता हूं न्यूमेरिकल का। उसी तरह दोस्तों इस चैप्टर में आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रूफ भी थे, बहुत सारे प्रश्न उत्तर वाली चीजें भी थी, यानी यहाँ पे कुल मिला कह सकते हो यहाँ पे थ्योरी या कॉन्सेप्ट वाले ज्यादा चीजें थे, ठीक है। फिर भी इक्का दुक्का न्यूमेरिकल कराने का मकसद ये था कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो फार्मूला है उसे अच्छे से आप समझ सको, ठीक है। इसके बाद दोस्तों चिंता मत करिए, इसका प्रॉपर एक वन शॉट वीडियो आएगा जिसपे केवल और केवल न्यूमेरिकल के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न पे। मेरी बात जरूर मान लीजिए दोस्तों कि एमसीक्यू इससे बाहर नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, इसलिए दोस्तों जितना बता रहा हूं एकदम अच्छे से समझना दोस्तों। और कई सारे एमसीक्यू आपको खुद दूंगा करने के लिए, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में सबसे पहला जिसका जवाब होगा दोस्तों उसके कमेंट बॉक्स को अगले वीडियो में मैं शो करूंगा, न्यूमेरिकल वाले वीडियो में। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक पर क्या फर्क पड़ता है, यानी ताप बढ़ाओगे तो वेग स्थिरांक क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं, तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, पहला जवाब। दूसरा मैं खुद दूंगा, ठीक है, अभी इसको मेरे को करने दीजिए, मैं कौन सा क्वेश्चन दूंगा वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब यहां पे देखिए दोस्तों, कह रहा है अभिक्रिया ए, अभिक्रिया क्या दिया है a + 2b, और इधर क्या लिखा है उत्पाद, ठीक है। कह रहा है कि वेग नियम समीकरण से यहाँ पे जो दिया है व्यक्त किया गया है, यहाँ पे क्या व्यक्त किया गया है दोस्तों, यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, यहाँ आर आपका रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है दोस्तों, ये हो गया k हो गया आपका, और यहाँ पे आपका हो गया a, और यहाँ हो गया आपका b, यहाँ दिया है 2, और आपका पूछ रहा है क्या, आणविकता पूछ रहा है। आणविकता हमेशा याद रखो, इसको और इसको यहाँ कुछ नहीं थे, एक छुपा हुआ है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। आणविकता निकालने के लिए क्या करते हो, इनको जोड़ देते हो, क्या करते हो दोस्तों, इसको जोड़ देते हो, यहाँ वाले वैल्यू को, यहाँ कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप बताइए क्लियर हो पा रहा है? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एकदम हवा में उड़ा दोगे कि नहीं? बिल्कुल उड़ा देना दोस्तों बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन के बाद आप लोग का क्वेश्चन आने वाला है, एकदम रेडी रहिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि ये आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है, या क्या दिया है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अभी कह रहा है ए के विघटित, विघटित मतलब नष्ट होना, ए के विघटित होने की दर और बी के बनने की दर से निम्न प्रकार के संबंध दिए गए हैं। अब इनमें से वो संबंध क्या सही होगा, तो आपको बता चुका हूँ, इधर वाले को माइनस में लिखना, क्या लिखना, dA/dt। अब ये जो होता है इसको बटे में लिखना, तो पहले ही से बटे में है तो बटे में न लिख के पलट दो वैल्यू को, तो 2 इंटू में आ जाएगा, और इधर कितना है, इंटू में 2 है तो बटे में आ जाएगा, क्लियर है। और इसे क्या लिख सकते हो, अब तुम मिलाओ क्या सही है, अब कर पाओगे, एग्जाम में आएगा तो 2 यहाँ ऊपर में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -dA/dt। देखा कितना प्यारा क्वेश्चन है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस संबंध को अगर आप देखो तो ये आपको ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बी में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? बी में। अब बताओ समझ आया, क्लियर हुआ? इस तरह का क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन नंबर बहुविकल्पी के चौथे पे चलोगे तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया ये तो हट चुका है, आ जाइए इस पे। अब पांचवें क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कह रहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और उसका वेग स्थिरांक दिया है, तो अर्धायु काल क्या होगा? अर्धायु काल को क्या लिखा जाता है, T½ लिखा जाता है, ठीक है। और अर्धायु काल निकालने का फार्मूला प्रथम कोटि के लिए क्या होता है, यही होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे करना क्या है, T½ को इधर कर दीजिए, तो T½ इधर आ जाएगा आपका। इस तरह का एक नंबर में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। इसलिए मैंने डंके के चोट पे कहा कि इतना अगर आप बहुविकल्पी कर लेते हो तो आप एकदम निश्चिंत हो जाओ, आपका मार्क्स कहीं नहीं जाएगा इस चैप्टर से। समझ आई मेरी बातें? रेट कांस्टेंट आपको कितना दिया है, 2.0 गुणे 10 घाते -1। अब इसे कट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो इसको कट करने के बाद जो भी इसको कट करने के बाद जो भी आंसर आएगा इसका अर्धायु काल हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप करोगे, देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले होता है। बात कर लेते हैं छठवें क्वेश्चन की। छठवें क्वेश्चन की वैरायटी को अगर बताऊं तो आपको वेग स्थिरांक दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कैसी अभिक्रिया है, किस कोटि की अभिक्रिया है। तो आप कहोगे सर वेग स्थिरांक से कैसे पता चलेगा? हाँ, वेग स्थिरांक से पता चल सकता है दोस्तों। आप कहोगे कैसे? तो यहाँ पे जो इसका मात्रक दिया है, मात्रक से पता लगा सकते हो। वेग स्थिरांक अगर k जो दिया है आपको, यही दिया है ना दोस्तों, 10 घाते कुछ भी ले लीजिए, 3 ले लीजिए, मान लीजिए 10 घाते -3। यहाँ क्या दिया है दोस्तों, लीटर मोल इनवर्स
सेकंड इनवर्स दिया है। कभी भी आपको लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स दे तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। कैसी होगी दोस्तों? शून्य कोटि, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा दोस्तों। कैसा होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब यहीं पे रेट कांस्टेंट अगर आपका यही कुछ भी हो, लेकिन अगर आपका मात्रक सेकंड इनवर्स दिया है तो कैसा होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑर्डर होगा। कैसा होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा दोस्तों। कैसा होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब बताइए एक क्लियर हुआ या नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? शून्य कोटि होगा पहला। इसी तरह दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। हो, पलट दिया सवाल। अभी भी मात्रक देकर के शून्य कोटि पूछ रहा था, अभी शून्य कोटि पूछ के मात्रक पूछ दिया। देखा कैसा घुमा रहा है? तो जाहिर सी बात इसका क्या होगा? को जस्ट पता है ना क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यही होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर हुआ कि नहीं आपको? मजा आया? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होगा। इसका जवाब आप दोगे 1 2 3 स्टार्ट। बताओ, पूरी ईमानदारी से बताना दोस्तों। समझ आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? मैंने बोला ना दोस्तों कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में ना फोड़ क्या होगे तुम लोग। गारंटी के साथ कहता हूं, कम मेहनत में स्मार्ट प्लानिंग के दम पे मैं बेहतर परफॉर्मेंस करा के दिखाऊंगा। दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करो दोस्तों, और इस चैनल के बारे में जरूर अपने दोस्तों को बताइए। आग की तरह इस चैनल को फैलाइए दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके दोस्त को भी मजा आएगा इस वीडियो को देख करके। अगला वीडियो मेरा होने वाला है वन शॉट दोस्तों, न्यूमेरिकल का। हम लोग न्यूमेरिकल का अलग से इसका प्रॉपर वन शॉट वीडियो लाएंगे दोस्तों। समझ आई मेरी बातें? वन शॉट वीडियो दोस्तों इसका प्रॉपर आएगा इसी चैप्टर का। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि पहली बार मेरे से स्मार्ट बोर्ड से पढ़ने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको। मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।